हेलो एवरीवन। तपस्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम यूट्यूब पर पीवाईक्यू की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। सीटेट में जो पूछे गए हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, हमने 2019 का पूरा पेपर डिस्कस किया है जिसमें हमने टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 3 सेशन में। 20 क्वेश्चन हम एक सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम 2018 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले 2018 के पेपर का एक सेशन हुआ है जिसमें हमने पेपर 1 के 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इस सेशन में पेपर 1 और पेपर 2 मिला के पेपर 1 के 10 क्वेश्चन और पेपर 2 के 10 क्वेश्चन हैं। टोटल आपके 20 क्वेश्चन इस सेशन में भी हैं जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम एलिमिनेशन ट्रिक को समझेंगे, हम अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्वेश्चन कैसे एग्जाम हॉल में सॉल्व करें, ये समझेंगे। और चारों ऑप्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, जिससे कभी कभी क्या होता है कि जो ऑप्शन आए रहते हैं एग्ज़ाम में, उसके बाद अगला जो एग्ज़ाम होता है अगली साइकिल में उस ऑप्शन से, चारों में से किसी एक ऑप्शन से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो इसलिए हम डिटेल में चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एग्ज़ाम हॉल में आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये सारे तरीके समझ आएंगे। क्योंकि क्या होता है जब आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें और अपना टाइम मैनेज कैसे करें। तो मॉक की जगह अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है आपको नहीं ऑप्शन में दिखता ही नहीं है और आप कोई पॉजिटिव ऑप्शन 1 देखते हैं और उस पर टिक करके फिर जब आप क्वेश्चन दोबारा देखते हैं तो आपको लगता है एक क्वेश्चन तो मेरा गया। तो इसलिए आपको नहीं पे ध्यान देना है विशेष रूप से। ऑप्शन देखिएगा, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। ऑप्शन बी है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। ऑप्शन सी है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। और ऑप्शन डी है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। कौन सा सही होगा? नहीं पूछा गया है, बताइएगा। तो किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, आप कैसे सोच रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, इस पर अगर आप विचार कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए आप कैसे सोच रहे हैं, आपकी मतलब आप क्या क्या इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, इन सब पे अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो ये तो एक पॉजिटिव ऑप्शन हो गया। कुछ हल करते समय अपनी गलतियों के प्रति आप ईमानदार हैं। मान लीजिए आपसे कुछ गलती हुई है तो आप उसके प्रति ईमानदार हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, तो ये भी पॉजिटिव ऑप्शन है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, थिंक, आइडिया, ट्रायल, डिफरेंट आंसर्स। तो ये आपको क्या लग रहा है, ये तो पूरा ऑप्शन ही मतलब ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव वर्ड से भरा हुआ है। तो ये भी नहीं होगा, एलिमिनेट हो गए तीनों। ऑप्शन डी आपका सही बचा, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्नों को पूछना, यानी सिर्फ आप कॉन्वर्जेंट आंसर्स वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ एक आंसर है। तो इसमें कहीं से भी ये समस्या हल करने के तरीके के वर्णन नहीं करता है। ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, कौन सा एक इमोशन है, बताइएगा। ऑप्शन ए है आपका स्मृति, ऑप्शन बी है आपका डर, ऑप्शन सी है आपका ध्यान और ऑप्शन डी है आपका उत्तेजना। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी फियर, यानी कि डर आपका क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। संवेग मैकडूगल जी ने बताया है कितने प्रकार के हैं, 14 प्रकार के संवेगों का उन्होंने वर्णन किया, उसमें से एक है डर। क्वेश्चन 3 देखिएगा, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है, बताइए। ऑप्शन ए है कि बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। ऑप्शन बी है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन सी है बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा है और ऑप्शन डी है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण नहीं प्रदान करता है। बच्चा बता रहा है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन हो रहा है। अब आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि बच्चा जो देखा होगा वही तो बता रहा है, मतलब अपने अनुभव से ही बता रहा है। इसका मतलब कि बच्चा कभी ना कभी उस दुकान पे गया होगा और वहां से उसने दूध लिया होगा, तो उसको लग रहा है कि अच्छा इसी मशीन से ही तो दूध का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा कि बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है।
ऑप्शन सी कि बच्चों ने कभी गायों को नहीं देखा, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। बच्चों ने गायों को देखा होगा, लेकिन गाय से हमें दूध मिलता है, गाय से दूध निकालते हुए उन्होंने नहीं देखा होगा, इसलिए वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो जो देखेंगे, उनका जो अपना अनुभव होगा, उसी को वो सत्य मानते हैं। और बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, यानी उसका जो अनुभव है, उसने जो देखा है अपने आसपास के वातावरण में, वही वो आंसर देगा, वही वो बताएगा, उसके अपने अनुभव पर आधारित ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन। अब अपने आप को सोचिए, आप टीचर हैं और एक क्लासरूम में है, तो आपकी भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा ऑप्शन कर रहा है? ऑप्शन ए है क्लास में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है अनुशासन बनाए रखे, वो अनुशासन को बनाए रखना। ऑप्शन बी है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम का समय पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना, पर्याप्त समय पर आप पूरा मतलब समय पर पूरा कर दे रहे हैं आप पाठ्यक्रम। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। सही ऑप्शन तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सिर्फ अनुशासन बनाए रखना है, मतलब सिर्फ बच्चे अनुशासन में बैठे हैं और जो आप कह रहे हैं आप उसको वो पालन कर रहे हैं, ये सबसे अच्छा क्लासरूम इन्वायरमेंट तो नहीं होगा। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, सिर्फ बुक का जितना भी थियरी दी गई है उतना वो मतलब बता दे, प्रैक्टिकल लाइफ को उनको कुछ भी नॉलेज ना दे, वो सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा, उनको मोरालिटी, उनकी बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होती हैं जो आप एज अ टीचर उनके अंदर इनकलकेट करते हैं। तो सिर्फ पाठ्यपुस्तक तो आप सीमित रहेंगे नहीं, और पाठ्यक्रम को आप समय पर पूरा कर दे रहे हैं और साथ साथ रिवाइज करने का टाइम दे रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया कहीं ना कहीं कि सिर्फ आप क्या है, सिलेबस से ही बंधे हुए हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ आप सिलेबस पे ही जोर दे रहे हैं और रिवाइज करवा रहे हैं जिससे आपका काम पूरा हो गया। एक स्पेस दे रहे हैं आप, एक ऐसा स्पेस दे रहे हैं जहाँ बच्चे आपस में पूछताछ कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, आपस में वो मतलब एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक दूसरे को अपने अनुभव बता रहे हैं। तो ये एक ऐसा वातावरण क्रिएट हो रहा है जहाँ बच्चे अपना ज्ञान खुद निर्मित कर पाएंगे। सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका, और ये ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पूछा सही गया है। सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, बेस्ट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कक्षा में पाठ्यपुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्यपुस्तकों की क्या भूमिका है क्लासरूम में? तो ऑप्शन ए है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ऑप्शन बी है वे राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी है वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और ऑप्शन डी है वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वो एक रिसोर्स है जो भी मतलब प्रेजेंट है वहाँ क्लासरूम में, उसमें से एक रिसोर्स है वो, कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अपनी एक भूमिका निभाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ प्राप्त की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ऑप्शन ए है आपका मानवतावाद, ह्यूमनिज्म। ऑप्शन बी है आपका व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। ऑप्शन सी है आपका रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। एंड ऑप्शन डी है आपका कॉग्निटिव थ्योरीज। कहाँ से प्राप्त की है इन्होंने अपनी समझ? तो एनसीएफ 2005 जो बेस्ड है ना, वो बेस्ड है आपका रचनावाद पे। रचनावाद क्या कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। आपने पढ़ा अभी जीन पियाजे की थियरी और वाइगॉत्स्की की थियरी को, ये सभी लोग रचनावाद पर आधारित थे इनकी थियरीज, जिसमें वो मानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, बच्चे खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को। पैसिव लर्नर नहीं है वो कि सिर्फ उनको आप जो ज्ञान उनके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे आप वो उसको एज इट इज़ गेन कर लेंगे। वो अपने ज्ञान का निर्माण अपने अनुभव के आधार पर, अपनी एक्टिविटीज़ के आधार पर खुद करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। इसमें एनसीएफ 2005 में टीचर को क्या माना गया है, एक फैसिलिटेटर माना गया है, एक सुविधादाता माना गया है, कि सिर्फ टीचर क्या करेगा, एक ऐसा स्पेस क्रिएट करेगा जिसमें बच्चे अच्छे से सीख पाए। क्वेश्चन 7 देखिएगा,
कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है कि बच्चे मोटिवेट हैं एकदम। आप कैसे समझेंगे? वो अच्छे से अपना स्कूल ड्रेस अच्छे से पहन के आ रहे हैं, यूनिफॉर्म पूरा उनका नीट एंड क्लीन है। कक्षा में वो अनुशासन बनाए रखते हैं, एकदम मेंटेन कर रहे हैं वो डिसिप्लिन को। सभी उपस्थिति में नियमित हैं, सब लोग रेगुलर हैं। या वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? वो क्लीन यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, इससे तो वो मोटिवेटेड होंगे नहीं। या वो सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं डिसिप्लिन को, इससे भी ये नहीं पता लगता कि वो प्रेरित हैं, क्योंकि डर की वजह से भी वो डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। उनको लगता है कि अगर हम कहीं कुछ बोलेंगे तो टीचर हमें पीट देंगे, तो इससे अच्छा है कि हम चुप ही रहें। तो ये ऑप्शन भी गलत ही है। और वे सभी उपस्थिति में नियमित है, यानी रेगुलर अटेंडेंस में, तो ऐसा हो सकता है कि फाइन से बचने के लिए वो रेगुलर हो रहे हों, या घर पे भी डांट ही खाते हैं, तो इससे अच्छा चलो स्कूल ही चले जाते हैं। ठीक ही है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी जहाँ भी उन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि टीचर से कि स्पष्टीकरण दीजिए मुझे इसका। यानी वो एक्टिव है, खुद एक्टिव है वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। यहाँ बच्चे प्रेरित हैं सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। सिर्फ अनुशासन बनाए रख रहे हैं, या सिर्फ नियमित हैं, या अच्छे से मतलब यूनिफॉर्म उनकी नीट एंड क्लीन है, इससे नहीं समझ आएगा कि वो प्रेरित हैं, क्योंकि ये सब डर की वजह से भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। ऑप्शन बी है शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन सी है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। और ऑप्शन डी है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। कौन सा सही होगा? बच्चों की लर्निंग में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, बताइए? तो नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने से तो उनके लर्निंग में सुधार हो नहीं जाएगा, या मतलब आपको बेस्ट देखना है ना। विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या अगर हो रही है तो ये एक अच्छा आंसर है। अभी देखिए आपको बेस्ट चुनना है, उसमें लिखा होता है जब एग्जाम में भी कि आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन को पिक करना है। ऐसा हो सकता है कि 2 ऑप्शन सही हो या चारों ऑप्शन ही सही हो, चारों ऑप्शन ही पॉजिटिव हो, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा आप ये देखिएगा कि सबसे ज़्यादा इंक्लूड कौन कर रहा है अपने अंदर सारी चीज़ों को, और सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है। चारों सही हो सकते हैं लेकिन उसमें सबसे सही कौन है। अब यही देखिए कि शिक्षक विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग कर रहा है, चित्रों का उपयोग कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा मतलब इम्पैक्ट डालेगा, उनकी लर्निंग इफेक्टिव होगी। लेकिन हो सकता है कि इससे अच्छा भी कोई ऑप्शन हो। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, ये भी सही है। बच्चों को इससे जो है लर्निंग मटेरियल कई सारे होंगे तो उनकी लर्निंग इफेक्टिव होगी। पर सबसे अच्छा कौन सा है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ये क्या हो गया? ये सबसे अच्छा ऑप्शन हो गया और सबको इंक्लूड किया हुआ है कि बच्चे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। वो रियल लाइफ उनकी जो सिचुएशंस हैं, रियल लाइफ के एग्जांपल्स आप यूज़ कर रहे हैं, वो अपने जो अनुभव लेकर आ रहे हैं, वो अपने यहाँ से, अपने कल्चर से, अपनी सोसाइटी से, वो एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। क्योंकि सबका अपना अपना एक अनुभव होता है, हर बच्चे का वो अलग होता है, और वो जब एक दूसरे के साथ साझा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, वो एक अच्छा और प्रभावी अधिगम वातावरण निर्मित करता है। तो ये ऑप्शन सबसे अच्छा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही आप ध्यान रख सकते हैं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कई बार ऐसा होगा कि आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे, और सही होते भी हैं। अब इसमें देखिए कि ये ऑप्शन सही ही है, पर इसमें सबसे सही कौन है ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? यानी कि डिसिप्लिन जो एक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल उसका होता है, तो वो किस तरह मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, और बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चुप्पी साधे रहने के लिए ऐसा तो होगा नहीं, डिसिप्लिन इसमें कोई मतलब इससे उनकी लर्निंग इन्वायरमेंट में क्या ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा।
शिक्षक सिर्फ निर्देश दे रहे हैं या बच्चे सिर्फ मेमोराइज़ कर रहे हैं किसी चैप्टर को, तो फिर क्या ही मतलब है। मतलब ऐसा नहीं है कि उससे लर्निंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चे अपनी शिक्षा को विनियमित कर पा रहे हैं, रेगुलेट कर पा रहे हैं और मॉनिटर कर पा रहे हैं अपनी अपनी लर्निंग को। जब बच्चे अनुशासित होते हैं, बच्चे अनुशासन में जब होते हैं, वो डिसिप्लिन में जब होते हैं, तो उनको समझ आता है कि ये कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाया गया, तो मुझे ये देखना है, मुझे ये कितना समझ में आया, मुझे यहाँ कहाँ कहाँ डाउट है, मैं टीचर से क्या क्या क्वेश्चन कर सकता हूँ, कैसे स्पष्टीकरण मांग सकता हूँ। ये सब वो खुद से मॉनिटर करते हैं, अपनी लर्निंग को वो खुद जब मॉनिटर करते हैं तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। उनकी लर्निंग जो होती है वो इफेक्टिव होती है और लर्निंग इन्वायरमेंट अच्छा होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास क्या कहलाता है। यानी ये क्या हो रहा है, सेंट्रल पार्ट से आप परिधीय भाग या क्या कहते हैं पेरिफेरीज में जा रहे हैं, तो क्या होगा ये विकरणीय विकास के सिद्धांतों को। ऑप्शन ए है आपका। ऑप्शन बी है आपका विकेंद्रित विकास के सिद्धांतों को। ऑप्शन सी है मध्य वायु विकास के सिद्धांतों को। और ऑप्शन डी है आपको सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। तो ये आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट है, मध्य वायु विकास के सिद्धांतों के। यानी पहले सेंटर का जो आपका अंग है वो विकसित होगा, उसके बाद आपका जो बाह्य अंग होते हैं वो विकसित होते हैं। तो ये ऑप्शन सी आपका सही है, प्रॉक्सिमो डिस्टल मध्य वायु विकास के सिद्धांतों को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां ऑप्शन ए प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ऑप्शन बी प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। ऑप्शन सी प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। और ऑप्शन डी प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चों का होता है। स्कूल के बच्चे कैसे एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेज लेकर आ सकते हैं, उनका कल्चर अलग हो सकता है, अलग अलग कास्ट के बच्चे आते हैं, अलग जेंडर के बच्चे आते हैं, अलग क्लास के बच्चे आते हैं, उनका स्टेटस अलग हो सकता है। वो सारे अनुभव जो लेकर आते हैं उनका सामाजिकरण होता है सबका एक साथ। पूरी गतिविधि, पूरा कार्यक्रम, पूरा करिकुलम सब कुछ उनके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो यहाँ स्कूल एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान किसका है, स्कूली बच्चों का है कि उनका सामाजिकरण होना है। ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप क्या प्रदर्शित कर रहे हैं। समूह की पहचान, समूह आज्ञाकारिता ओबीडियंस, समूह निर्देश अनुपालन और समूह की अनुरूपता कन्फर्मिटी। तो ऐसा होता है कि आप किसी ग्रुप में जब शामिल होना चाहते हैं, आपने देखा होगा अपनी स्कूल लाइफ में भी कोई ऐसा ग्रुप जो आपको लगता होगा कि अच्छा ये बहुत अच्छा है, ये ग्रुप मतलब थोड़ा सा जैसे जो भी आपके मतलब इंटरेस्ट रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग, तो आप उस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं ना उनके अकॉर्डिंग अपने आप मतलब अपना व्यवहार करने लगते हैं। जैसे लड़कियां भी मतलब ध्यान मतलब बहुत ऐसी बार हुआ होगा, बहुत बार कि हेयर स्टाइल देखना उनका या उनकी ड्रेसिंग सेंस देखना कि कैसे वो चीज़ें कैरी कर रहे हैं। तो ये सब क्या दिखाता है, समूह अनुरूपता, समूह की अनुरूपता यानी कन्फर्मिटी कि आप उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो नियम हैं उनको आप अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं और उस समाज के अनुरूप खुद को ढाल रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया, ये कन्फर्मिटी हो गया, समूह की अनुरूपता। कैसे ही शिक्षक समूह से आप जुड़ रहे हैं, मतलब ये एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि जैसे वो मतलब ड्रेस जो भी पहन रहे हैं उसी तरह की आप भी पहन रहे हैं, जैसे हेयर स्टाइल उनकी है वैसे हेयर स्टाइल आपकी है, जो वैल्यूज़ वो अपने अंदर मतलब आपको दिख रहा है वैसी वैल्यूज़ आप अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया, समूह की अनुरूपता का ये प्रदर्शन हो गया। ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है। ये क्वेश्चन मतलब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया है जब हमने प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी को डिस्कस किया था, तो ये आपको डिटेल में मैंने समझाया था। और क्वेश्चन देखिए इससे मतलब
इतना इम्पॉर्टेंट है कि क्या ही बताएं। जैसे ये है कि इससे तो आने ही है क्वेश्चन। ऐसा होता है ना कि मतलब बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जब हमको बताए जाते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट करके आप लिख लगाओ कि इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो वैसा सही है ये कि इससे तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। इनकी स्टेजेस इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। संवेदीगामक यानी कि सेंसरी मोटर, पूर्व परिचालन, प्री ऑपरेशनल, मूर्त परिचालन, कंक्रीट ऑपरेशनल और औपचारिक परिचालन यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल। तो किसी वस्तु की स्थायित्व की अवधारणा ऑब्जेक्ट परमानेंस ये कब आता है, ये सेंसरी मोटर में आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है वो सेंसरी मोटर में ही आ जाता है। लैग भी इसी स्टेज में करता है, यानी बच्चा समझ नहीं पाता, उसको लगता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड है चीज़ें, और इसी स्टेज में वो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ भी जाता है। ये आप याद रखिएगा, हो सकता है कभी क्वेश्चन बन जाए। तो ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। ऑप्शन ए है आपका विशेष शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन बी है आपका बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन सी है आपका मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन डी है आपका ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम है वो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड आपका एजुकेशन प्रोग्राम है। उसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है इनका ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक बच्चा अलग होता है, प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण होता है, तो उन सबको ध्यान में रखकर पूरा प्रोग्राम बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। एक ऑप्शन आपको चूज करना है। महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। यानी कितने महीने के बच्चे होते हैं जो शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए ऑप्शन ए है आपका 12 और 18, ऑप्शन बी है आपका 18 to 24, ऑप्शन सी है 24-30 यानी 24 से 30 तक, और ऑप्शन डी है आपका 30 से 36 तक। कौन सा सही होगा। तो ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 18 से 24 की आयु के जो बच्चे होते हैं, 18 मंथ से 24 मंथ की आयु के जो बच्चे होते हैं वो शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहले तो उनका जो वाक्य होता है ना वो बहुत ही अस्पष्ट होता है, मतलब जैसे 2 शब्द का ही वाक्य होता है वो, जैसे पानी दो, या कोई खिलौना मांग रहे हैं तो ये दो, इतना ही बोलेंगे वो। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लंबा लंबा वो सेंटेंस बोले जा रहे हैं। शुरू में वो ऐसे छोटे छोटे ही वाक्य बोलते हैं और अस्पष्ट बोलते हैं। वो बहुत ही मतलब 2 शब्दों को मिलाकर या 3 शब्दों को मिलाकर ही उनका वाक्य होता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा वाक्य नहीं होता है। तो ये कब होता है, 18 से 24 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं उनका ये होता है। इस एज में वो क्या होता है, शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं जो 2 शब्दों का या 3 शब्दों का होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा किसने दी, इंटेलिजेंस कोसेंट। तो ऑप्शन ए है आपका गैल्टन के द्वारा, ऑप्शन बी है आपका बिनी के द्वारा, ऑप्शन सी है आपका स्टर्न के द्वारा, और ऑप्शन डी है आपका टर्मन के द्वारा। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये विलियम स्टर्न ने दिया था IQ की अवधारणा, इंटेलिजेंस कोसेंट की अवधारणा। बाद में जो इसका पूरा मतलब क्या कहते हैं फॉर्मूला वगैरह जो भी रिवाइज हुआ 1916 के में, वो टर्मन ने दिया। 1912 में ही इन्होंने ये अवधारणा दे दी थी स्टर्न ने। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि अवधारणा किसने दी और इसका फॉर्मूला वगैरह किसने दिया था, तो ये ध्यान रखिएगा आप। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। सृजनात्मकता को फिर डैश डैश से आपका फिल करना है। इसमें अवधारणा से संबंधित माना जाता है, यानी जो क्रिएटिविटी है वो किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अब इसका हिंदी देखिएगा कितना टफ आता है, मतलब आप इंग्लिश एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश ही आपको ज़्यादा आसान पड़ती है। द्रव बौद्धिकता, फ्लूइड इंटेलिजेंस, रवादार बौद्धिकता, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग।
तो ये दोनों तो कट ही जाएंगे, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। सृजनात्मकता जो है ना, क्रिएटिविटी जो है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है, यानी किसी भी क्वेश्चन का आप सिर्फ एक आंसर नहीं ढूंढ रहे हैं, मल्टीपल वेज ढूंढ रहे हैं कि इसका किसी एक प्रॉब्लम का कई तरह से आप कोई समाधान ढूंढ रहे हैं कि इसका कई मतलब मल्टीपल वेज में क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और क्रिएटिविटी में क्या होता है, फ्लुएंसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ओरिजिनलिटी होती है, यानी वो जो वर्क होगा वो ओरिजिनल होगा और उसमें फ्लैक्सिबिलिटी होगी बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा रिजिड होगा कि सिर्फ इसका एक मतलब वन एंड ओनली एक ही आंसर है और कुछ नहीं हो सकता। और फ्लुएंसी होती है, तो ये सब आप याद रखिएगा। और इलेबोरेट होता है, ओरिजिनल होता है, उनका अपना मौलिक होता है, मौलिकता होती है इसमें, प्रचलित जो ढंग चले आ रहे हैं ना उससे हटके होता है कुछ ना कुछ। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, विविध सोच यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग से है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। ऑप्शन ए है आपका ध्वनि संबंधी, ऑप्शन बी है व्याकरणिक, ऑप्शन सी है वाक्यात्मक और ऑप्शन डी है विभक्ति विषय। एक ही ऑप्शन इसमें दिख रहा है सही, मतलब ध्वनि संयोजनों को किससे संबंधित होगा, वो ध्वनि संबंधी होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। किसी भाषा द्वारा प्रभावित हो रही है आपकी सोचने की प्रक्रिया, संस्कृति प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष और सामाजिक भाषाएं उद्धृत। अब आप बताइए, अगर भाषा द्वारा प्रभावित होगी तो कौन सा आंसर होगा? संस्कृति प्रभावित तो होगा नहीं कि कल्चरल टेंडेंसी है ये, या संज्ञानात्मक पक्ष आ गया इसमें, कॉग्निटिव, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि भाषा द्वारा प्रभावित हो रही है तो भाषा निर्धारित है, तो ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आ गया आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद ही सेशन एंड करेंगे हम। अगले सेशन में हम 2018 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 20 उनको डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। ऐसे ही हमने इसके पहले वाले सेशन में भी इसके 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया, एक एक ऑप्शन को आपने अच्छे से समझा है और इससे आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उनके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं हर साल, और थ्योरी तो कोई बदलेगी नहीं, जो फैक्ट हैं वो बदलेंगे नहीं। तो आप अगर इनको याद रखेंगे, यहाँ से शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं या ऐसे ही इनको याद रखते हैं, आप पूरा सेशन सुन लेते हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हों उनको आप नोट कर सकते हैं। और मेरी जो थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं वो भी, उसमें भी मेरे अपने मतलब हैंड रिटन नोट्स ही होते हैं, तो आप उनको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आपको कुछ और नहीं करना होगा, खुद से नोट्स भी नहीं बनाना पड़ेगा इनफैक्ट, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो ये आप कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम तक कंटेंट मिलते रहेंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ तो मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इसको कंटिन्यू करिए, तो ये तो हम लोग चलाते ही रहेंगे। मतलब इसमें हम कई सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, ये आपको हमेशा ही हेल्पफुल रहेंगे जब भी आप कभी देखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। और हर एग्ज़ाम में, सिर्फ सीटेट में ही नहीं, हर एग्ज़ाम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको मतलब नेचर समझ में आ जाता है उस एग्ज़ाम का, कि इस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट पूछे जाते हैं या कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर कब होती हैं? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। और एक मॉक की तरह आप ये 20 क्वेश्चन लीजिए, आप खुद भी देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, और कमेंट में बताइए कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना आज का। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग कर रहा है, वो क्या उपयोग कर रहा है? अंतर्दृष्टि का, कलन विधि एल्गोरिदम का, एक मेंटल सेट का, और अनुमानी विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड है। कौन सा है बताइए आप? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ह्यूरिस्टिक का यूज़ कर रहा है वो। अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर जो भी उसमें खराबी है उनका कारण और परिकल्पना का परीक्षण करके वो मरम्मत कर रहा है। इसमें वो क्या कर रहा है? ह्यूरिस्टिक विधि का उपयोग कर रहा है, खोजी विधि का उपयोग कर रहा है वो।
बहुत सारे क्रियाकलाप का मतलब इसमें होता है, अध्यापक बताते हैं और विद्यार्थी फिर स्वयं प्रयोग करके एक निष्कर्ष तक पहुँचते हैं, ये कैसा मेथड है। और आप याद रख सकते हैं कि इसके मतलब ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया है, तो आर्मस्ट्रांग ने इसको दिया है। कभी कभी पूछ लेते हैं, मतलब कभी कभी कुछ कुछ मेथड से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि मॉन्टेसरी विधि किसने दी या खेल विधि किसने दी, तो ये सब आपको प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया, तो मेथड भी आपको याद होने चाहिए जो जो इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया आज का सेशन। आज हम इसे यहीं एंड करते हैं। आपको 20 क्वेश्चन टोटल इसमें हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आप लाइक कर सकते हैं सेशन को, और जो भी आपके सजेशंस हो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन जो आपको ना समझ में आया हो वो भी आप फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सजेशंस अपने कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।